हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आरोह काव्यखंड चैप्टर 4 सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित ये आंखें कविता का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप उनका जीवन परिचय मतलब उनके बारे में शॉर्ट में जान लीजिए और उसका जीवन परिचय पूरा सिस्टमेटिक आपको स्वयं को पढ़ना है। तो सुमित्रा नंदन का मूल नाम, मूल यानी मुख्य मतलब जो स्टार्टिंग का नाम है वो इनका गोसाई दत्त। जन्म इनका 1900 कोसानी जिला जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला अल्मोड़ा के कोसानी ग्राम में हुआ था। कोसानी जो गांव है वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य इतना अत्यधिक है कि उसका भी इन्होंने वर्णन किया है अपनी कई रचनाओं में। इनकी रचनाएं जो यहाँ लिखी हुई है इसे आप स्वयं रीड करेंगे। और इनकी ये उपलब्धियां हैं कि जैसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण, ये इन्हें इतने पुरस्कार मिले हैं साहित्य के क्षेत्र में जो इनकी उपलब्धियों के अंतर्गत आते हैं। और उनकी मृत्यु सन 1977 में हुई है। अब उसके बारे में ये सुमित्रा नंदन पंत के बारे में लिखा है कि ये हिंदी कविता में मतलब कैसे कवि हैं, इन्होंने किस बार मतलब किस प्रकार प्रमुख विषय बनाने का काम किया और इन्होंने अपनी कविता में किसको महत्व दिया। तो जैसे इनकी कविता प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग यानी आंतरिक संबंधों का दस्तावेज यानी प्रमाण है। इस टाइप से इनके बारे में लिखा हुआ है जिसे आप स्वयं रीड करेंगे। अब मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बताती हूँ। जैसे इनकी काव्यगत विशेषताएं पंत जी की। तो पंत जी का काव्य अपने युग का दर्पण कहा जा सकता है। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं जैसे प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण। इन्होंने जितनी भी कविताओं की रचना की है उसमें प्रकृति के अनेक जो रूप है उन रूपों का इन्होंने अलग अलग प्रकार से चित्रण किया है। छायावादी काव्य की रचना की है, रहस्यात्मक अनुभूतियों का चित्रण किया है। प्रगतिवाद और मानवतावाद इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे हुए हैं। काव्य रसों का सफल चित्रण किया है। जब भी इन्होंने किसी भी कविता की रचना की है तो उसमें रस जो होते उन रसों का इन्होंने उस कविता में सफलपूर्ण चित्रण किया है। अब इनकी भाषा शैली के बारे में देख लीजिए आप। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पंत प्रधान रूप से कलाकार हैं। इनके काव्य में सबसे प्रथम कला का, उसके उपरांत विचारों का और अंत में भावों का स्थान है। मतलब ये जो इनका काव्य की रचना करते हैं उसमें सबसे पहले स्थान ये कला को देते हैं, उसके बाद ये विचारों को स्थान देते हैं और अंत में भावों को। पंत जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, मतलब इनकी सीधी सिंपल सहज सरल भाषा है और कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है। भाषा में कोमलता एवं लयबद्धता है। भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए पंत जी ने अलंकारों का भी प्रयोग किया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पंत जी आधुनिक युग के सफल कलाकार हैं। तो इनकी काव्यगत और भाषा शैली संबंधी जो विशेषताएं हैं वो आपकी इस बुक में नहीं है, वो मैंने आपको अलग से बताई है। तो आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर ले और जो आपकी बुक में है ये आपको स्वयं को रीड करना है। अब ये इनकी भाषा और उनके संबंध में ये आपको स्वयं को रीड करना है। और ये वे कविता आंखें उसका सार संक्षेप है। तो ये तो बहुत शॉर्ट में है, मैं आपको पूरी कविता का सार एक बार में अच्छे से समझा देती हूँ तो फिर आपको कविता आसानी से समझ में आ जाएगी। वो इसमें नहीं है, वो मैं अलग से बता रही हूँ आपको। तो देखिए, पंत जी इस प्रकृति के सुकुमार यानी यंग कवि माने जाते हैं, परंतु उनकी यह कविता प्रगतिशील कविता है। मतलब प्रगति करने वाली, आगे बढ़ाने वाली कविता है। कौन सी कविता ये? वे आंखें। जो शोषित किसान की दीनता,
हमारे देश में जो किसान है, मतलब इस भारत का पुत्र या इस देश का कर्ता धर्ता जो किसान है, उसकी दीनता, मतलब उसकी दीनहीन हालत, उसका जो शोषण होता है, उसके बारे में इस कविता में वर्णन है। करुणा पीड़ा को अभिव्यक्त देने के साथ साथ शोषक वर्ग के अत्याचारों एवं स्वाधीन समाज के किसान के प्रति उपेक्षा पूर्ण व्यवहार, मतलब कहने का कि किसान का जो दुख है वो उसकी आंखों में दिखाई देता, तो उस दुख को कवि ने इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। और इस स्वतंत्र समाज में उस किसान को किस उपेक्षा पूर्ण दृष्टि से, मतलब उससे देखा जाता है, उसके साथ व्यवहार किया जाता है, इस चीज को भी इस कविता में उन्होंने स्थान दिया है। आज का किसान यानी वर्तमान का गुलाम न होकर स्वतंत्र है, परंतु उसे भी जमींदारों एवं महाजनों के अत्याचारों को सहना पड़ता है। समाज उसकी पीड़ा को बांटने की अपेक्षा उससे किनारा कर दूर खड़ा हो केवल तमाशा देखता रहता है। किसान के जीवन में भी कई दुख है, लोग किसान का भी शोषण करते हैं, उसके ऊपर भी अत्याचार होते हैं, पर वो अपना दुख और दर्द किसी से नहीं कह सकता, क्योंकि समाज के लोग उसे अनपढ़ और निम्न वर्ग और मतलब ग्रामीण क्षेत्र का होने से उसे उसकी मतलब उपेक्षा करते हैं, और उसके साथ जो भी हो रहा होता है अत्याचार, उसे दूर खड़ा होकर उसका तमाशा देखते रहते हैं। तो वो इस प्रकार के अत्याचार सहता है, वो सब चीजों का वर्णन है इस कविता में। ऐसे ही एक किसान की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दशा का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। किसान की आंखों में पीड़ा। अब जिस किसान के बारे में इस कविता में कहा गया है, पर्टिकुलर उसका नाम नहीं दिया गया है, बस किसान के बारे में, तो उसकी आंखों में जो दुख है, करुणा है और दीनता के भाव भरे हुए, उसकी आंखों में अपने उन्हीं लहलहाते खेतों की स्मृति है जिसे वह खून पसीने से सींचता था, उस बारे में इस कविता में वर्णन है। परंतु अब उसे अपने ही खेतों से बेदखल कर दिया गया है, मतलब उसके खेत छीन लेते हैं उच्च वर्ग के, मतलब धनी लोग, और महाजन ने अपने पैसे और ब्याज वसूलने के लिए उसके घर और बेलों की जोड़ी को बिकवा दिया है। तो जमींदारों ने अत्याचार की सीमा पार करते हुए उसके जवान बेटे को मरवा डाला। किसान का पूरा परिवार ही बिखर गया। उसकी पत्नी दवा के अभाव में उसकी छोटी सी बच्ची को छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। विधवा पुत्रवधू थी, वो भी कोतवाल की बुरी नजर का शिकार होकर कुएं में कूदकर स्वयं मर गई। तो पीड़ा को ढोने के लिए अब अकेला केवल किसान बचा है। वो सारे दुखों को, पिछले कुछ सुखों को याद कर उसकी आंखों में क्षण भर के लिए चमक आती है, पर वास्तविकता तो यही है कि उसका सब कुछ उजड़ गया है। उस वास्तविकता का अनुभव होते ही उसकी जो यादें हैं वो हृदय को आहत करने लगती है। समाज किसान की कोई सहायता नहीं करता, वह तो उससे किनारा कर, मतलब वह उससे कन्नी काट लेता है और उसे पीड़ा में भटकता छोड़कर अलग खड़ा हो जाता है। वैसे देखा जाए तो इस टाइप का अधिकतर फिल्मों में बताया जाता है कि उच्च वर्ग के लोग किसान को डराते हैं, धमकाते हैं, उसकी जमीन हथिया लेते हैं, उसके परिवार को खत्म कर देते हैं। इस प्रकार का सेम वैसी ही किसान की कहानी इस कविता के माध्यम से पंत जी ने आपको समझाने की और बताने की कोशिश की है। चलिए अब आप उनकी कविता के बारे में देख लीजिए। कविता है वे आंखें मतलब किसान की आंखें। इस कविता में करुण रस है, मतलब किसान की दीनहीनता का वर्णन है। प्रसाद गुण है, क्योंकि सबसे आसानी से समझ में आने वाली है ये कविता, और खड़ी बोली व तत्सम शब्दों का प्रयोग है इस कविता में। तो अब सबसे पहले इस कविता का आप वो देख लीजिए संदर्भ। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश प्रकृति के चितेरे ने चहेते कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे कविता से अवतरित है। ये इसका संदर्भ है। अब इसकी 2 पैराग्राफ का प्रसंग देख लीजिए आप। प्रस्तुत कविता में कवि मतलब
किसान को देखकर आहत है। जो किसान शोषित वर्ग का है उसे देखकर कवि दुखी है और उस शोषित किसान की दशा तथा समाज के उसके प्रति व्यवहार का वर्णन कवि ने यहाँ पर इसमें किया है। तो सबसे पहले आप देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन। गुहा यानी गुफा, सरीखी यानी समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा क्योंकि किसान की आंखों को अंधकार की गुफा के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो देखिए, कवि शोषित किसान के बारे में कहता है कि उसकी जो आंखें हैं वे अंधकार की गुफा के समान है। जिस प्रकार गुफा का अंधकार जो होता है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है, ठीक उसी प्रकार किसान की आंखों में जो व्याप्त दुख और पीड़ा उसकी कोई सीमा नहीं है। उस शोषित किसान की ऐसी दशा को देखकर कवि का जो मन है वह मतलब डरता है और उसका मन डर का अनुभव करता है और उसको देखकर कवि का हृदय आहत हो जाता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण यानी अत्यधिक, दैन्य दुख का नीरव रोदन, रोदन यानी रुदन यानी रोने की आवाज है, और दैन्य यानी दीनता से भरा। उस शोषित किसान की आंखों में दीनता से भरे अत्यधिक दुख का जो मौन है उसका वो रुदन यानी उसकी जो आवाज वो भरी हुई है, जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। कुल मिला के किसान की आंखों में जो दर्द है उसका कोई अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है, वो मौन दर्द है। और आज तो किसान मतलब जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है, आज तो किसान स्वतंत्र है और इसी स्वाधीनता का गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ है। मतलब वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह खिसका। मझधार यानी बहती धार, कगार यानी किराने, सदृश यानी समान। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। मतलब किसान की आंखों में जो दर्द है उसका कोई अंत नहीं है उस मौन दर्द का, लेकिन आज तो वह किसान स्वतंत्र है और इसी स्वतंत्रता का गर्व उसकी आंखों में भरा हुआ है, परंतु उसकी दशा में कोई सुधार नहीं है। ये सारा संसार के लोग उसकी दुख को दूर करने की अपेक्षाएं उसके दुख को मझधार में छोड़कर दूर होकर उस देखते रहते हैं, मतलब खिसक गए उसे, और संसार को किसान के दुख और पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। वह तो अपना मतलब सिद्ध कर उससे उसी प्रकार दुख खड़ा में छोड़ गए। मतलब संसार के लोगों को किसान के दुख से कोई लेना देना नहीं है, वह उसे मझधार में छोड़कर चले गए। कवि शोषित किसान के बारे में बात कर रहा है और अब आगे देखिए, पूरी कविता के कोई सा भी पद लेकर अगर आपके इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, तो जो मैं आपको बीच में अलंकार बताती जा रही हूँ वो आपको काव्य सौंदर्य में लिखना है। और सबसे पहले रस गुण और ये शब्दावली बता दी, ये भी आपको काव्य सौंदर्य में लिखना है। और जहाँ जहाँ अब अलंकार निकलेंगे वो उस अवतरण के काव्य सौंदर्य में आपको बताना है। तो देखिए, अब सबसे पहले इसका प्रसंग देख लीजिए सेकंड वाले पद का। इसमें कवि प्रगतिशील कविता में कवि ने जमींदारों के शोषण की मार झेल रहे किसान की दैन्य दशा का निरूपण किया है, मतलब उसका वर्णन किया है। तो देखिए, आप सबसे पहले, लहराते वे खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। त्रन त्रन में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बेदखल यानी अलग करना, बर्खास्त कर देना, और द्रगों यानी नेत्रों में। तो देखिए, कवि किसान की दीनहीन दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जिन खेतों को वह बड़े यत्न से अपना खून पसीना एक करके सींचता था, तो उनसे अब
उन जमींदारों ने या उच्च वर्ग के लोगों ने उनसे बेदखल कर दिया, अर्थात वो उनसे छीन लिए। तो अब वह लहलहाते खेतों का सपना मात्र ही उसकी आंखों में रह गया है। और लहलहाते खेतों की फसलों के जो तिनके तिनके में किसान के स्वयं के जीवन की हरियाली झलकती थी। किसान अपने खेतों में फैली हरी भरी हरियाली फसलों को देखकर फूला न समाता था, मतलब खुश होता था वह अपने खेतों को देखकर। जिन फसलों से वह खुशी का अनुभव करता था, आज तो वे स्वप्न मात्र बनकर रह गए। कहने का मतलब किसान के जो खेत थे, उन खेतों को मतलब इन जमींदारों ने और महाजन लोगों ने उनसे छीन कर इसे बेदखल कर दिया। और जो किसान के खेत थे, जिनको देखकर वह जीता था, जिनकी हरियाली को देखकर उसके आंखों में चमक आती थी, अब वह खेत केवल उसके सपने मात्र बनकर रह गए और अब वह सपना केवल उसकी आंखों में घूमता रहता है। अब देखिए यहाँ पर वह उसकी आंखों में ही घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यहाँ पर मुहावरा है और यहाँ आंखों का तारा मतलब सबसे प्यारा, और सबसे प्यारा यहाँ पर उसका अपने बेटे के लिए कहा गया है। तो किसान का वह बेटा जो उसकी आंखों का तारा हुआ करता था, आज उसकी छवि यानी आज उसकी याद किसान की आंखों में घूमती रहती है। क्यों? क्योंकि किसान के खेत जमींदारों ने छीन लिए और उसके बेटे को गुंडों से मरवा दिया। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जमींदारों के कारिंदे, कारकुन यानी ये जमींदार के खरीदे हुए लोग, निर्दयी जमींदार के कारिंदों ने भरी जवानी में ही उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। तो आज केवल वह अपने का बेटे का चित्र किसान की अपनी सुन देने भरी आंखों में छिपाए हुए है। चलिए नेक्स्ट। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी को छोड़ी। रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। बर्दों की जोड़ी यहाँ पर बैलों की जोड़ी, और कुर्क यानी नीलामी। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और महाजन ब्याज उधार देने वाले व्यक्ति को महाजन कहा जाता है। इसका ये देख लीजिए आप प्रसंग। इसमें जमींदारों के शोषण की मार झेल रहे किसान की दीनहीन दशा का वर्णन किया गया। तो कवि यहाँ पर कहता है कि जो किसान की शोषक जमींदार के द्वारा की गई दारुण यानी डरावनी दशा का वर्णन किया गया है। मतलब जमींदार ने और महाजन ने जो किसान की हालत कर दी एकदम डरावनी और भयानक, उस दशा को यहाँ पर बता रहा है कवि। जमींदार ने किसान से अपने रुपए वसूलने के लिए उसके घर को तक बिकवा दिया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी भी नहीं छोड़ी और उसको वसूलने के लिए जो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसने तो किसान की बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया। उन बैलों की याद किसान की आंखों में चुभती रहती है। मतलब किसान से पैसे वसूलने के लिए किसान का घर बार सब बिकवा दिया, और ब्याज के पैसे नहीं दे पाया तो उसके बैलों को भी बिकवा दिया। वो सब दर्द उसकी आंखों में दिखाई देता है, और वही दर्द मतलब कवि यहाँ पर बयां कर रहा है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, हम आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तो प्रश्न अलंकार आएगा, और उजरी यानी उसकी सफेद गाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो कवि कहता है कि उसकी जो प्यारी सफेद गाय है वो गाय भी खोलकर ले गया। कौन ले गया? महाजन। वो गाय जो किसान के सिवाय किसी को कभी अपना दूध दूहने के लिए हाथ नहीं लगाने देती थी, वो जान से प्यारी गाय को भी वो खोलकर ले गया। और वो भी आज गाय भी जमींदार और महाजन की भेंट चढ़ गई है। किसान का सुखों से भरा घर अब उजड़ गया है। अब तो उस सुखी संसार की यादें ही किसान की आंखों में नाचती रहती है। बैलों की जोड़ी, उजरी गाय की याद आते ही उसकी आंखों में पीड़ा के भाव
नजर आने लगते हैं। मतलब किसान अपने साथ हुए अत्याचारों को याद करता जा रहा है। किसान की पीड़ा के लिए महाजन और जमींदार और तत्कालीन समाज को जिम्मेदार ठहराया गया है इस कविता में। बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी यानी पत्नी, स्वर्ग चली गई आंखें आती भर, ये आंखें भर आना ये भी मुहावरा है। देख रेख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। मतलब यहाँ पर किसान की दीनहीन दशा, मतलब अब पारिवारिक दशा का निरूपण किया गया। मतलब अब उसके परिवार की बात आती है जहाँ पर उसकी पत्नी, उसकी बच्ची, उसका वर्णन किया है। तो कवि किसान की भयानक या डरावनी पारिवारिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि जमींदार के चमचों द्वारा जब किसान के पुत्र को मार दिया, घर की नीलामी कर दी, उसके बाद घर की परिस्थितियां बिगड़ती चली गई। दवा दारू के बिना उसकी किसान की पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई, अर्थात मर गई। उसे याद करके किसान की आंखें भर आती है। और माँ जब चली गई तो उसकी छोटी बच्ची थी दूध पीने वाली, तो माँ के अभाव में दूध पीने वाले किसान की दूध मुही बच्ची की देखरेख भी नहीं कर पाया और उसके 2 दिन बाद उसकी बेटी भी मर गई। मतलब किसान की छोटी बेटी भी मर गई। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। पतोहू यानी बहू, यानी पुत्र की बहू, पति घातिन यानी पति को मारने वाली। मतलब ऐसा समाज ताने देता है। घर में बेटे के मर जाने के बाद विधवा बहू रह गई थी और जो कहने को तो नाम से लक्ष्मी थी, परंतु वैसे भी पति के प्राणों की घातिनी, मतलब कहकर समाज विधवाओं को अत्याचार किए जाते हैं। मतलब विधवा को पति घातिनी कहकर समाज उस पर अत्याचार करता है। और किसान की इस पुत्र वधू को भी ये कलंक झेल रही थी। एक दिन कोतवाल ने अन्याय की चरम सीमा पार करते हुए उस पर अपनी बुरी नजर डाली। किस पर? किसान के बेटे की बहू पर। तो वह अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने मतलब कुएं में डूबकर उसने अपनी जान दे दी। तो किसान का तो जैसे पूरा परिवार ही बिखर गया और उसी की याद किसान की आंखों में पीड़ा के भाव जगा रही थी। चलिए नेक्स्ट। खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सूद कर, सांप लौटते फटती छाती। यहाँ पर जोरू पत्नी के लिए कहा गया है और जूती जोरू ज की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। सांप लौटना ये भी एक मुहावरा है और फटती छाती यानी छाती फटना ये भी एक मुहावरा है। यहाँ पर 2 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कवि कहते हैं कि किसान का मानना है स्वयं का कि पत्नी तो पैर की जूती के समान है। पुराने समय में मतलब पुरुष प्रधान देश अभी भी है तो लोग ऐसा ही सोचते थे। तो पत्नी तो पैर की जूती के समान है, यदि एक नहीं रही तो उस दूसरी ले आते शादी करके। परंतु अपने जवान बेटे की मौत को याद कर किसान के हृदय पर सांप लौटने लगते हैं। मतलब क्रोध के भाव उत्पन्न होने लगते हैं और जमींदार के प्रति उसके हृदय में क्रोध उमड़ने लगता है और उस दुख के कारण उसकी छाती फटने लगती है। कवि का यहाँ अभिप्राय है कि किसान को अपनी पत्नी के मरने से ज्यादा दुख अपने जवान बेटे की मौत का है। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। किसान की आंखों में जब अपने पारिवारिक सुखों की याद मतलब पिछले उभर आती तब क्षण भर के लिए उसकी आंखें उदास पीड़ा से भरी आंखों में चमक आ जाती। जब वो अपने परिवार की पिछली स्मृतियों को याद करके उनकी खुशियों को याद करता है तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन उसके पश्चात तुरंत जब उसका वास्तविकता से सामना होता है या आभास होता है तो वही तीखी नोक की भांति बनकर उसके हृदय में
चुभने लगती है वह वास्तविकता का दुख। उसकी आंखों की चमक समाप्त हो जाती है। पारिवारिक सुख की यादों को उसकी पीड़ा, उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाने लगती है और उसकी आंखों में फिर से करुणा और पीड़ा के भाव, कभी न समाप्त होने वाले भाव उमड़ पड़ते हैं। यहाँ पर सदृश्य होने से मतलब सदृश्य यानी समान, इसमें यहाँ पर उपमा अलंकार है। और शून्य का मतलब होता है वास्तविक, मतलब जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन। ये अभ्यास प्रश्न है। इसमें इन पंक्तियों से संबंधित 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो पहला देखिए, आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है, मतलब किन बातों से लगता है। तो हमें एक तो अंधकार से भरी गुफाओं और उन भावों से डर लगता है जिनका सामना करने की क्षमता हमें नहीं होती। हमें ये इन पंक्तियों के आधार पर उत्तर देना पड़ेगा। उसके बाद उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है, तो उन आंखों से शोषण से पीड़ित किसान की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है, उन आंखों में मतलब किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा, दीनता के भाव भरे हुए हैं। कवि में उनका सामना करने का सामर्थ्य नहीं है, मतलब ताकत नहीं है, इसलिए कवि को उन आंखों से डर लगता है। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। कवि किसान की दैन्य अवस्था तथा दीनहीन अवस्था, समाज के लोगों के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को सबके सामने लाना चाहता था। इसलिए डरते हुए भी कवि ने किसान की उन आंखों की पीड़ा का वर्णन किया हुआ है। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता। किसान की आंखों से झलकते करुणा एवं पीड़ा के भाव कवि के हृदय को आहत करते हैं। कवि उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता, वह कविता के माध्यम से उन्हें अवश्य अभिव्यक्त करता, मतलब तभी भी वह कविता लिखता कवि। क्वेश्चन 2 देखिए, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। तो आप ये लिखेंगे महाजन को, जमींदार को, इनको मतलब जिम्मेदार ठहराया गया। इन्होंने अत्याचार किए, उनको खेतों से बेदखल कर दिया, उनका घर ले लिया, उनके चमचों ने उसके बेटे को मरवा दिया और ब्याज वसूलने के लिए उसकी बैलों की जोड़ी को बेच दिया, गाय नीलाम कर दी। और इन सब के लिए मतलब पीड़ा के लिए समाज में रहने वाले लोग भी जिम्मेदार हैं, जो मतलब देखकर भी किसान के लिए कुछ नहीं कर पाए। वो कोतवाल भी जिम्मेदार है जिसने उसकी पुत्र वधू पर मतलब बुरी दृष्टि डाली थी। और समाज को अन्न प्रदान करने वाले कृषक से सारा संसार ने मतलब कन्नी काट ली, अलग हो गया और उसका तमाशा देखता रहा, तो उसके लिए समाज भी जिम्मेदार है। नेक्स्ट, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है। तो वही मतलब आपको उसके परिवार के बारे में बताना है कि उसके खेत हरे भरे थे, उसने अपने खेत में खून पसीने से अनाज पैदा करता था, लहलहाती फसलों को देखकर फूला नहीं समाता था, उसके पास बैल की जोड़ी थी, दूध देने वाले गाय थी जिनसे वो बहुत प्रेम करता था, उसका एक भरा पूरा परिवार था, जवान बेटा बहू थे, किसान की देखभाल करने वाली उसकी पत्नी थी, मतलब उसका परिवार पूरा सुख और समृद्ध के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। परंतु सब शोषक वर्ग की भेंट चढ़ गए और इसी सुख की याद किसान की आंखों में क्षण भर के लिए चमक ले आती है। क्वेश्चन 4, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपके आगे कविता में जब मैंने समझाए थे तब उन अर्थों में चले गए, तो ये क्वेश्चन आपको वापस कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद इस पूरी कविता के 2-2 पद अर्थात 8-8 लाइन लेकर आपको व्याख्या करनी है, मतलब संदर्भ प्रसंग सहित। उसके बाद उसका काफी सौंदर्य लिखना है। क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको बताया या समझाया वो कॉपी में करना है, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। धन्यवाद। आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ।